नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैपिड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कूल चूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चों के करियर के लिए परेशान होते हैं और आपके पास कुछ पॉइंट्स होनी चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट स्कूल चूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं, पेरेंट्स के पास भी कुछ मजबूरियां होती है और अपने गांव के पास में या गांव में ही एक बेस्ट स्कूल का हम तलाश करते हैं। और जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो हमारे पास में जो स्कूल होते हैं वहीं भेज देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आज का वीडियो हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देने वाला हूँ जो कंप्लीट रेसिडेंटियल स्कूल है ना, और जहाँ पे अपने बच्चों को आप रख करके पढ़ा सकते हैं और बहुत ही कम फीस में। मतलब इतनी कम फीस में अगर आप एक टॉप लेवल की प्राइवेट स्कूल अगर हम देखें जिसकी फ़ीस आप एफर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्कूल भी हमारे इंडिया में है जहाँ पे आपका 4-5 लाख मंथली खर्च होता है ना। लेकिन इतनी जो मुझे लगता है कि हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमें उस लेवल की एजुकेशन चाहिए होता है बहुत कम पैसे में, और उस लेवल की एजुकेशन को हम अपने बच्चों को इस तरीके से दे सकते हैं। उसके लिए अपने बच्चों को हमें तैयारी करवाना होता है। इन सब स्कूलों में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को बच्चे को क्लियर करना होता है, तब जा कर के एडमिशन होता है। वैसे अगर मैं कुछ स्कूलों के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि आप जिस स्कूल में बच्चों के लिए सोच रहे हैं, सबसे पहले हम किसी स्कूल के बारे में जब हम ये पता करते हैं कि इस स्कूल में बच्चे को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब हम अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम हम क्यों नहीं सोचते हैं कि उस स्कूल में क्या क्या मेजरमेंट जो आपके आइडियोलॉजी से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे अगर हम बात करें एकेडमिक का, है ना, तो एकेडमिक का मतलब क्या हुआ? एकेडमिक का मतलब हुआ कि उस स्कूल में ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ जस्ट और उसका कोई रिजल्ट नहीं है। उस स्कूल का परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले 4 साल 5 साल में, उनका बोर्ड एग्जाम्स की रिजल्ट्स क्या हुई है, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के टीचर्स, देखिए मेरा एक स्पेशल कंसर्न है इस टॉपिक पे, चाहे आपको बुरा लगे, बट मेरा ये सोचना है कि आजकल के जो प्राइवेट स्कूल है ना, जो नए नए स्कूल खुल रहे हैं, उनके यहाँ पे टीचर का बहुत अभाव होता है। और अगर अभाव हो भी रहा है, मान के चलिए कोई टीचर उसके पास है भी, मान के चलिए, तो वो टीचर वहाँ पे रुके हुए नहीं है। आप सोच के देखिए कि अगर बच्चा आपका बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा है और वहाँ पे एक टीचर है, कोई भी एक सब्जेक्ट के टीचर है, और वो टीचर अभी आपके बच्चे को समझना स्टार्ट ही किए थे और बच्चे आपके टीचर को समझना स्टार्ट ही किए थे, और इसी बीच में टीचर स्कूल छोड़ दे रहा है, स्कूल छोड़ के चला जा रहा है। मे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैनेजमेंट को लेके हो सकता है, या फिर हो सकता है उनको उतनी सैलरी नहीं मिल रही होगी, या उनको उससे बेटर ऑप्शन मिल गया होगा। बहुत सारे कारण हो सकता है। तो क्या आपका बच्चा फिर से जब नए टीचर आएंगे तो उनको कितना वक्त लगेगा उन टीचर को समझने के लिए, या फिर जब नए टीचर आएंगे तो टीचर को कितना टाइम लगेगा आपके बच्चे को समझने के लिए, और उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो टीचर कितने एक्सपीरियंस टीचर है, बच्चे को पढ़ा रहे। ऐसा नहीं कि पता चला कि एक प्राइवेट स्कूल है और आपको उनको बहुत कम सैलरी देनी पड़ रही है, बहुत कम सैलरी में किसी टीचर को, नए टीचर को हायर कर ले रहे हैं और वो आपके बच्चे को उस लेवल तक का एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। ये भी हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है, आप इस पॉइंट पे सोच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए पैसे खर्च करें, उनकी एजुकेशन बढ़िया हो, एक अच्छी लेवल पे उनकी एजुकेशन को हम दे सकें। तो उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम बच्चे का रेशियो क्या है, क्या स्कूल में लैब है, लैबोरेटरीज हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं या भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग 21वीं सदी में हैं, हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है, और अब अभी भी अगर हम बच्चों को पुराने स्ट्रक्चर से पढ़ा रहे हैं, है ना, पुराने बोर्ड्स में पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए आजकल स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, अब समझ लीजिए कि जो प्रोजेक्टर वगैरह है वो उससे भी एडवांस लेवल पे आ चुका है ना।
तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चों के लिए उस लेवल पे एजुकेशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है ना। क्योंकि हम जो समय के साथ में चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हीं के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। और आपका बच्चा उस कंपटीशन को तभी डील कर पाएगा जब उस कंपटीशन के लिए आपका बच्चा उस लेवल पे तैयारी कर रहा है। समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा आजकल स्कूलों में सेफ्टी मेजरमेंट को बहुत ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी मेजरमेंट कहने का मतलब है कि आपको हर चीज़ का सेफ्टी, बच्चे जा रहे हैं सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, ट्रांसपोर्टेशन सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, उनका ड्राइवर सही है या नहीं है, कैसे भेज पा रहे हैं स्कूल का, स्कूल में बच्चा अगर लड़ाई कर रहा है क्या उनका कैमरा वगैरह कुछ है या नहीं है, बहुत सारा चीज़ है उनके लिए, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। सेफ्टी मेजरमेंट के अलावा आजकल के स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कहने का मतलब है आपके बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ने गया सिर्फ पढ़ ही रहा है, वो फिजिकल फिट नहीं है ना। उसके लिए कोई मान के आपके बच्चे को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक उनके पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आपके बच्चे को आर्ट पसंद है तो वहाँ पे आर्ट अवेलेबल नहीं है, आर्ट के कोई टीचर ही नहीं है ना। और मान के चलिए कि आपका बच्चा खेलना चाह रहा है, स्पोर्ट्स क्रिकेट पसंद है तो वहाँ पे वो नहीं है। आपका बच्चा घुड़सवारी करना चाह रहा है तो वहाँ पे नहीं है। तो एक तरह से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आपके बच्चे के पास कुछ ऑप्शंस होना चाहिए ताकि वो किसी भी फील्ड में जा सके। कैरियर ऑप्शन तो ये तो नहीं है ना बस कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या फिर टीचर बनवाना है। 3-4 कैरियर अगर बच्चों को आजकल 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी अगर 4 कैरियर ऑप्शन के बारे में बच्चे से पूछ लेंगे ना तो बच्चे चार कैरियर ऑप्शन आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और अगर 4 पोस्ट का भी नाम बता देंगे तो वही डॉक्टर, इंजीनियर 3-4 वही बताएंगे, है ना। और उनमें अच्छा जाना कैसे है, उस चीज़ की तैयारी कैसे होती है, उनका पोस्ट के क्या क्या होता है, ये तो डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं हम कौन सा किस लेवल पे एजुकेशन दे रहे हैं। बच्चा ग्रेजुएशन कर जा रहा है और बैंक में जाकर के एक स्लिप फॉर्म नहीं भर पा रहा है, कौन सी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। इतनी साइबर क्राइम हो रही है, बच्चे को ये नहीं पता है कि हमें अपने आप को सेफ कैसे रखना है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी एजुकेशन हम कुछ ऐसे लेवल पे दें ताकि बच्चा क्या हो, बच्चे का स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन हो सके, आज की जो लाइफ है उसको साथ में लेकर के चल सके। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है पेरेंट्स का टीचर के साथ में वो बेहतरीन होना चाहिए। अभी मैंने आपको लास्ट 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि आपको स्कूल का जो कम्युनिकेशन है विद पेरेंट्स, सारी चीज़ों को इतनी मतलब क्लियर करके अपनी नोटिफिकेशन में उन्हें सब कुछ करा रखा है कि यहाँ पे कितने टीचर हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एक्टिविटी होता है, किसके लिए हम कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, क्यों चार्ज कर रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा था। समझ रहे हैं ना। तो कम्युनिकेशन पेरेंट्स और टीचर के बीच में होनी चाहिए। कोई दिक्कत अगर है और आप जाके स्कूल से बात कर पा रहे हैं, पता चला कि फ़ोन कर रहे हैं हमारा बात ही नहीं हो पा रहा है स्कूल से, है ना। या फिर आप किसी चीज़ के लिए आपने कंप्लेंट किया है अपने स्कूल में, पता चला वो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, भूल गए उन लोग। आप प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करवाना चाह रहे हैं तो प्रिंसिपल आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है ना। 10 दिन तक आपको नंबर लगाना पड़ रहा है बात करने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा मेरा जो मानना है कि वहाँ का जो अलुमनी है उनका फीडबैक क्या है, जो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ओवरऑल बताते हैं कि स्कूल कैसे चल रहा है, स्कूल क्या कर रहा है आपके बच्चों के लिए, है ना। क्योंकि जब बाहर बच्चे किसी स्टेप पे जाते हैं ना, बाहर जब निकलते हैं तो उन्हें अपनी पुरानी एजुकेशन ही उसको वो संभाल पाता है। वहाँ पे हमने क्या सीखा है, जब हमारी मीटिंग मान के चलिए किसी ऐसे लोग के साथ होता है या फिर हम किसी ऐसे स्कूल के साथ हम जब जुड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी स्कूल और यहाँ के स्कूल में कितनी डिफरेंस रही है। तो वहाँ का फीडबैक आप ज़रूर लें। इसके बाद उस स्कूल की एडमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, है ना। उस स्कूल का एडमिशन प्रोसेस पार्सलिटी है या नहीं, सब कुछ आपको पता है या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कब क्या देना है और कैसे कैसे एडमिशन होना है, सब कुछ पता होना चाहिए। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करूंगा कि आपका यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे स्कूल का नाम हमने दिया है यहाँ पे जो आप कंप्लीट गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, कुछ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल भी है, कुछ प्राइवेट भी है, मतलब दोनों मिक्स है। लेकिन इन लोग का फीस इतना कम है कि आप अपने बच्चों को उस लेवल पे तो उस प्राइवेट स्कूल के उस लेवल का पैसा दे करके तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप फ्री ऑफ कोर्स या फिर बहुत कम फीस में
अगर आप अपने बच्चों को एक कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं और आपका बच्चा ये सब स्कूलों के लिए अगर वो तैयार हो करके, है ना, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, तो आप अपने बच्चों को एक स्टैंडर्ड लेवल आप दे सकते हैं। ठीक है, और हमें अपना हक को छीनना होता है, हक मिलता नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि हम इस स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवा दें, तो इतनी आसानी नहीं है, इतनी दुनिया आपके लिए नहीं है कि आओ आपके लिए हम एडमिशन करवा देंगे। तो हक छीनने के लिए हमें कंपटीशन क्लियर करना होता है। अगर अपने बच्चों को आप इस स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों की उस लेवल की तैयारी करवाना पड़ेगा। थोड़ी सी मैं इस स्कूल के बारे में बता दूं आपको। जैसे मान के चलिए सैनिक स्कूल है, AISSEE, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, ये भी आपका, ये तीनों स्कूल जो है वो लगभग मिलिट्री स्कूल है। ठीक है, सैनिक स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन होता है, RMS में क्लास 6 में भी होता है, और इसमें क्लास 8 में होता है। एक ही स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में, 6 स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में, RMS का 6 स्कूल है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका लगभग 33 स्कूल और कुछ पार्टनरशिप के साथ में काफ़ी सारे स्कूल्स ओपन हुए हैं। इसकी नई नोटिफिकेशन अभी आएंगी तो मैं सारा चीज़ आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और जब भी किसी स्कूल को आप सिलेक्ट करते हैं तो उनका आइडियोलॉजी, मैंने एक आइडियोलॉजी वर्ड यूज़ किया था इसके क्लासेस में शुरू करने से पहले, तो मैं फिर से दोबारा ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं किस आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, एक घर है, घर में मान के चलिए 5 फैमिली है, तो क्या पांचों फैमिली की विचार एक दूसरे से मिल जाता है? किसी एक पॉइंट को लेकर के अगर आप डिस्कस करते हैं कि हमारे घर पे ये होना चाहिए, तो क्या आप डिस्कस करते हैं तो सारे लोग रेडी हो जाते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन पे जाके पहुंचते हैं। सबकी आइडियोलॉजी तो सेम नहीं है। इसी तरीके से इंडिया में अगर हम बात करें, सारे पेरेंट्स की आइडियोलॉजी सेम हो सकता है? क्या सभी स्कूल एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन हो सकता है कि लगभग जितने भी स्कूल हैं वो CBSE से एफिलेटेड है, बोर्ड सेम है। फिर डिफरेंट क्या है? जब बोर्ड सेम है, एक ही बुक पढ़ रहा है आपका बच्चा, किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, तो एक स्कूल का बच्चा मान के चलिए बहुत आगे निकल जा रहा है, IAS IPS बन रहा है, एक स्कूल का बच्चा अपना रोजगार नहीं ढूंढ पा रहा है कि हमें क्या करना है ना। तो डिफरेंस क्या हुआ, इस बात को आप समझिए, है ना। तो अगर हम इस मिलिट्री का अगर हम बात करें, ये पूरा जो हमारा जो इंडियन डिफेंस एकेडमी है, हमारा डिफेंस जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है, उनके थ्रू से ये उनके आइडियोलॉजी पे ये स्कूल काम करती है। सैनिक स्कूल, अब यहाँ पे फिजिकल फिटनेस, वहाँ के गेम, इस स्कूलों में क्या होता है, बच्चे को एक ऑफिसर ग्रेड की तैयारी करवाना, NDA का तैयारी करवाना, मतलब एक ऑफिसर बनाने का वो होता है। अगर हम RK मिशन के बारे में बात करें तो ये रामकृष्ण विवेकानंद के जो गुरु रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस, उनकी आइडियोलॉजी पे काम करती है। बच्चों को अपनी कैरिकुलम के साथ साथ में बच्चों को एक्स्ट्रा आपका गीता पढ़ाई जाती है, बच्चों को एक सादा जीवन जीने के लिए सिखाया जाता है, बच्चों को सफ़ेद वस्त्र या गेरुआ वस्त्र जो होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। इसी तरीके से अगर हम गुरुकुल की बात करें और आपका नेतरहाट की बात करें, तो ये जो स्कूल है ये आपके हमारे जो पुराने वैदिक एजुकेशन रहा है, हमारा गुरुकुल का जो शिक्षाएं रही थी, आपको पता है कि किस टाइप की शिक्षा पहले मिलती थी, है ना। तो उनको मिक्स किया गया नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ में, तो उनको ये एजुकेशन दे रहे हैं, है ना। तो अगर आपका एज ए पेरेंट्स अगर आपका आइडियोलॉजी बनता है कि नहीं, हमारा बच्चा को, आजकल जैसे बोला जाता है ना कि स्कूलों में संस्कार खत्म हो चुका है, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं रहा है, बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपकी पैर नहीं छू रहे हैं, अगर केवल नमस्ते कर दिए तो वही काफ़ी है ना। कर दिए तो मत समझिए बच्चे के अंदर बहुत संस्कार है, पैर छूना तो बहुत दूर की बात है ना। तो आप सोच के देखिए ना क्या एजुकेशन हम दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाया जाता है गुरुकुल में। सिमुलतला भी विद्यालय है आपका, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, ओक ग्रुप इंडियन रेलवे का स्कूल है, और भी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, अलग अलग स्टेट में भी स्कूल है। सिमुलतला बिहार के बच्चों के लिए है, और अगर हम नेतरहाट के लिए बात करें तो ये झारखंड के बच्चों के लिए है। बाकी बच्चे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भरते हैं सब स्कूलों में, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपका बच्चा क्लास 5 में भी पढ़ रहा है, ठीक है, अगर क्लास 5 में आपका बच्चा पढ़ा है, थोड़ा सा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपका बच्चा कोई भी क्लास में हो, अभी मैं 5 के लिए बात कर रहा हूँ, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपका बच्चा 2, 3, 4 में पढ़ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को अभी से आप चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी करवाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका मैक्सिमम जो स्कूल होते हैं ना उसमें क्लास 6 में जाके एडमिशन होता है, मैक्सिमम स्कूल की बारे में बात करें, इसमें क्लास 6 में होता है,
क्योंकि क्लास 6 में क्या मैक्सिमम स्कूल क्या है, रेसिडेंटियल है। जितने स्कूल के बारे में हम बात करें वो रेसिडेंटियल मतलब आवासीय विद्यालय, बच्चा यहीं पे रह करके पढ़ाई कर रहा होता है। ठीक है, फेस्टिवल वगैरह में बीच बीच में उस स्कूल का आपको पता करना पड़ेगा, फेस्टिवल वगैरह में बीच बीच में वो स्कूल घर आते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम स्कूल में क्लास 6 में हो गया। जो ओक ग्रोव स्कूल मैंने बताया था उसमें क्लास 3 में एडमिशन होता है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय उसमें क्लास 1 नर्सरी 2 में तक एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में, केवीएस की बात करें तो। ठीक है, तो अगर अपने बच्चे को अभी से कंपटीशन का लेवल दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि कंपटीशन आज नहीं तो कल तो करना ही करना है, कंपटीशन तो फेस करना ही करना है, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो, चाहे जॉब की कंपटीशन हो, चाहे बिजनेस की कंपटीशन हो। आजकल कंपटीशन ऐसा है कि कोई फील्ड में कंपटीशन ही नहीं है। आप बता सकते हैं मुझे? हर फील्ड में कंपटीशन है। बच्चा अगर धरती पे आया है तो उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा और कॉम्पीट करना पड़ेगा, है ना। तो बच्चा को क्यों ना हम अभी से अगर थोड़ी बहुत कंपटीशन देते हैं। ये तो मैं स्कूल एडमिशन के बारे में कह रहा हूँ, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड वगैरह होता है ना, एनटीएससी का होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बताएंगे। तो ये केवीएस है, 1 में बच्चा नहीं किया, बच्चे को तैयारी करवाते जाइए, है ना। फिर वो क्लास 3 में जाके मान के चलिए एक ओक ग्रोव स्कूल का ऑप्शन मिला, है ना, ओक ग्रोव स्कूल, और मान के चलिए इसमें बच्चा आपका नहीं निकाल पाया, तब बहुत सारे पेरेंट्स छोड़ देते हैं। लेकिन फिर से जाकर के क्लास 6 में आपका एडमिशन होता है, मतलब क्लास 5 में जाके फॉर्म भराता है। क्लास 6 के लिए मतलब मैक्सिमम स्कूल, चाहे हम बात करें आपका सैनिक स्कूल, चाहे हम बात करें नवोदय स्कूल, JNV बात करें, है ना, नवोदय स्कूल अभी क्लास 6 में हो जाता है। चाहे हम RK मिशन के बारे में बात करें, ठीक है, चाहे हम बात करें आपका सिमुलतला, है ना, कुछ बेहतरीन स्कूल है, चाहे सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें, है ना। और जो गुरुकुल है वो भी 5 से स्टार्ट हो जाता है, 9 तक एडमिशन होता है, फिर 11th में भी जाके एडमिशन होता है। लेकिन आप एक्टिव रहेंगे तब तो आपको पता होना चाहिए कब किसकी फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गया। क्लास 6 में बच्चा मान के ना ही सैनिक स्कूल निकाल पाया, ना ही JNV निकाल पाया, ना ही RK मिशन निकाल पाया, ना ही CHS और भी स्कूल हैं, नहीं निकाल पाया। तो क्लास 7th में अगर झारखंड के बच्चे हैं तो क्लास 6 में जब पढ़ रहा होता है तब हमारा नेतरहाट का फॉर्म भराता है। ठीक है, तब नेतरहाट का फॉर्म भरवा दीजिए बच्चों को। ठीक है, क्लास 7th में अगर मान के चलिए इस बीच में अगर तैयारी नहीं हो पाई तो एक और ऑप्शन क्लास 7th में फॉर्म भराएगा आपका RIMC का 8 के लिए, तो RIMC की तैयारी करवा दीजिए। RIMC भी नहीं निकाल पाया तो आपके पास दोबारा क्लास 9th में एडमिशन के लिए क्लास 8 में जब इसका फॉर्म भराता है, किसका, आपका JNV का, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल का। बाकी अगर कुछ स्कूल में अगर सीट बच गया है तो उसमें भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपके एज ए पेरेंट्स आपके पास बहुत है ना। अगर आप एज ए पेरेंट्स आप क्या हैं, एक्टिव हैं, सारे स्कूलों के बारे में डिटेल्स आप निकाल रहे हैं, आप रैपिड एकेडमी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम क्या कर रहे हैं, आपको हम हर एक चीज़ अपडेट दे रहे हैं, आपका बच्चा कब क्या क्या ऑप्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो ऑप्शन है ना। क्लास 9th के बाद फिर आपका 11th में एडमिशन होता है, बहुत सारे स्कूल हैं। अच्छा, मेरा मेनली जो फोकस है आज की क्लास में वो है क्लास 6 के लिए। क्या है, क्लास 6 के लिए। ठीक है, मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ भी बताने वाला हूँ आज। क्लास 6 के लिए हमारा फोकस है आज की वीडियो में। क्लास 5 में आपका बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और क्लास 6 के लिए आप बोलेंगे सर एक साथ अगर आपने इतना स्कूल का नाम बताए तो एक साथ हमारा बच्चा ये सारे स्कूल का तैयारी कैसे कर सकता है ना। क्या एक ही साथ में अगर एग्ज़ाम एक ही साथ हो गया तो सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो एग्ज़ाम होता है ना, कुछ एग्ज़ाम को छोड़ करके, जैसे कभी कभी क्या होता है कि रामकृष्ण मिशन और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम एक साथ हो गया तो बहुत कम चांस होता है, वरना जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के बीच में लगभग 2 से 3 महीने का ये गैप होता है ना। नवोदय अगर हम सैनिक स्कूल और नेतरहाट की बात लगभग 3-4 महीने का गैप होता है, RMS का गैप होता है, RIMC का गैप होता है, तो काफ़ी गैप होता है एग्ज़ाम में। उसके बाद अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस क्या है, कैसे अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। मैंने कंप्लीट सिलेबस आपके पास लेकर के आया हूँ। जैसे अगर हम क्लास 5 के लेवल के बारे में बात करें, क्या बात करें हम, क्लास 5 के लेवल के बारे में बात करें, इस बात को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों को तैयारी करवाना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा।
ठीक है, चलिए समझते हैं। आपका क्लास 5 में एंट्रेंस फॉर्म भराएगा, किसके लिए? क्लास 6 के लिए। स्कूल अपने नोटिफिकेशन में क्या लिखेगा? स्कूल ये लिखेगा कि हम जो एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं ना बच्चों को, वो क्लास 5 तक के स्टैंडर्ड रहेगा, क्लास 5 के लेवल का एग्ज़ाम हम लेंगे। CBSE कैरिकुलम हो सकता है, NCERT कैरिकुलम हो सकता है। बाकी लेवल क्या होता है वो तो आपको पता ही है। एज ए पेरेंट्स अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको ये पता जरूर होगा कि क्लास 5 का लेवल है या क्लास 6 का या क्लास 7 का या फिर जनरल कॉम्पिटिशन का लेवल है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, है ना। लेकिन सभी स्कूलों में एक चीज़ है कि आपको लगभग सब्जेक्ट सेम पढ़ना है। जैसे थोड़ी सी हम कंपैरिजन करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको RMS के बारे में बात करें, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, तो RMS में जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इंटेलिजेंस होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना, मैथमेटिक्स होता है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर होता है, और एक इंटरव्यू भी होता है। ठीक है। और अगर हम सैनिक स्कूल के बारे में बात करें तो सैनिक स्कूल में एक लैंग्वेज में बच्चे हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है, मैथमेटिक्स होता है, इंटेलिजेंस होता है और जनरल नॉलेज होता है। ठीक है। इसी तरीके से RK मिशन के बारे में बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स एंड IQ, बेसिक साइंस, इंग्लिश और आपका एक कोई लैंग्वेज, है ना, हिंदी या बंगाली में से चूज करना होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हमें नेतरहाट के बारे में बात करें तो इसमें हिंदी, गणित, मानसिक योग्यता, विज्ञान और सामान्य ज्ञान होता है। ठीक है। और अगर इसी तरीके से हम जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बात करें तो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक और आपका एक लैंग्वेज कोई भी आप ले सकते हैं। तो आप क्या समझ पा रहे हैं? आप अगर ये पूरा सिलेबस के बारे में बात करें तो मैथ्स तो सब में पढ़ना है आपको। यहाँ पे देखिए, अगर मैं RMS के बारे में बात करें तो मैथ्स जो है आपका पूरा सिलेक्शन में 40% का रोल प्ले करता है आपका। ठीक है। और इसी तरह से हम सैनिक स्कूल के बारे में बात करें तो इसमें जो मैथ्स पूछा जाता है वो आपका पूरा आपका 300 एग्जाम में 300 का एग्जाम होता है। इसमें 150 नंबर का मैथ्स होता है। इसका मतलब 50% आपका सिर्फ मैथमेटिक्स है। समझ रहे बात को? 50% आपका मैथमेटिक्स है। मतलब अगर क्वालिफाई करना है तो आपको मैथ्स तो स्ट्रांग होना ही होना चाहिए। अगर मैं RK मिशन के बारे में बात करें तो टोटल एक 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 40 नंबर का सिर्फ मैथ्स होता है। इसका मतलब 40% आपका प्ले कर रहा है मैथ्स। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप 40% चांस है कि आप सीट ले सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसी तरह से बात करूं नेतरहाट का, तो नेतरहाट में 200 का एग्जाम होता है और 200 एग्जाम में आपका 50 नंबर का होता है आपका मैथ्स का, 25%, है ना। और अगर हम सैनिक स्कूल के बारे में बात करें तो सैनिक स्कूल में 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें आपका 25% मैथ्स का है। लेकिन एक बात बताऊं, ये 25% आपको दिख रहा है, आप समझ लो कि ये 90% है ना। 25% आपको दिख रहा है क्योंकि पूरा सिलेक्शन JMV में मैथ्स की वजह से ही होता है। इसमें लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। अगर मैथ्स आपका बच्चा का स्ट्रांग है, मैथ्स बढ़िया कर लिया, तब तो JMV में सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही सिलेबस की बात, अगर आप 1 बाय 1 मुझे सारे स्कूल की सिलेबस मांगेंगे ना, मैं आपको सारे सिलेबस शो कर दूंगा। लगभग सब में टॉपिक वही है। किसी स्कूल ने 18 टॉपिक दिखा रखा है, किसी स्कूल ने 12 टॉपिक दिखा रखा है, किसी स्कूल ने 10 टॉपिक दिखा रखा है, बट है सारा वही चीज़। एक ही टॉपिक को किसी स्कूल ने 4 टॉपिक बना के रखा है, किसी स्कूल ने जियोमेट्री ही लिख रखा है। जियोमेट्री में ट्राइंगल अलग नहीं लिखा है, सर्कल अलग नहीं लिखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अलग नहीं लिखा है ना। उसने मान के चलो ये आपका पेरीमीटर एंड एरिया अलग नहीं रखा है। किसी ने एक ही में जियोमेट्री में सारा डाल दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग सबका सिलेबस सेम है मैथ्स का। पढ़ना तो सब में है, किसी का स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा हाई है। जैसे अगर बात करूँ, जैसे मान के चलो RMS का है तो RMS का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो थोड़ा हाई है, पूछने का जो तरीका है वो हाई है। पढ़ना तो वही टॉपिक है। सैनिक स्कूल का थोड़ा लो है, नेतरहाट का फिर थोड़ा सा हाई है। मतलब कहने का मतलब ये है सैनिक स्कूल का आपका थोड़ा नवोदय से और ज़्यादा हाई है ना। तो क्वेश्चन तो वही है, टॉपिक वही है, बस क्या दिक्कत है? दिक्कत बस इतना है कि आपको थोड़ा पूछने का तरीका बदल दिया। ठीक है, समझ रहे बात को? तो सब में मैथ्स तो है, बाकी मैथ्स तो कॉमन सब में है, बाकी लैंग्वेज लगभग सब में है। जैसे यहाँ पे एक हिंदी लैंग्वेज उसे पास करना है ना, क्या करना है?
ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाई एग्जाम है, इंग्लिश। इसी तरीके से सैनिक स्कूल में भी एक लैंग्वेज है, लेकिन क्वालिफाइंग नहीं, मेरिट में आता है आपका, ये मेरिट में नहीं आता है। लैंग्वेज का मतलब है आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी में हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश। और अगर हम आर के मिशन के बारे में बात करें तो रामकृष्ण मिशन का भी क्या है आपका, इसमें भी एक इंग्लिश है और साथ में आपको हिंदी और बंगाली में एक चूज करने के लिए बोला है, यहाँ भी लैंग्वेज है। आप देखिए नेतरहाट वाले ने हिंदी को एकदम 25% मतलब मान्यता दे रखा है, ये भी यहाँ पे भी लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दिया आपको, हिंदी ही आपको लेना होगा इसमें, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या है, इसमें आपको एक लैंग्वेज टेस्ट है, लेकिन ये लैंग्वेज टेस्ट में इसने ऑप्शन दे रखा है कि आप कौन सा लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं, उड़िया लेना चाह रहे हैं, हिंदी लेना चाह रहे हैं, इंग्लिश लेना चाह रहे हैं, कौन सा लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है। तो लैंग्वेज भी सब में है, मतलब अपने बच्चों को आपको लैंग्वेज की तैयारी करवाना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स आपको सिखाना पड़ेगा अगर एडमिशन चाहते हैं तो। एक चीज़ और है, अगर इंटेलिजेंस की बात करें, मेंटल एबिलिटी, तो मेंटल एबिलिटी आपका आरएमएस में भी है, मेंटल एबिलिटी आपका सैनिक स्कूल में भी है, मेंटल एबिलिटी आपका इसमें भी थोड़ा सा है, देखिए आर के मिशन में भी, मानसिक विकलता इसमें भी है आपका, मेंटल एबिलिटी 30 नंबर का आता है, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका इसमें भी है। यही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का मेंटल एबिलिटी बहुत क्लियर है, 10 टॉपिक ही है मात्र, है ना। इसमें लगभग 20 टॉपिक पढ़ना है आपको, है ना। इसमें भी आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है, इसमें भी आपको इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है, और इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है। तो कहने का मतलब है बच्चों का जो मेंटल लेवल का जो टेस्ट है ना, बच्चे की जो स्पीड है, वो सारा टेस्ट स्कूल यहीं से करवा लेता है, ठीक है। ये भी सब में कॉमन है। अब अलग बात है कि जनरल नॉलेज इसमें भी है और करंट अफेयर भी साथ में ऐड कर दिया है। करंट अफेयर इसमें भी है आपका, जनरल नॉलेज, और इसमें करंट अफेयर नहीं है आर के मिशन में, इसमें भी जनरल नॉलेज है, लेकिन इसमें भी पूछा जा रहा है, जनरल नॉलेज जेआरबी में नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, सब में मतलब एक तरीके से बच्चों को ये सारे टॉपिक्स आपको करवाना ही करवाना है ना। इसके बाद इसमें इंटरव्यू है, इसमें मेडिकल है ना, मेडिकल लगभग सब में। मेडिकल एक फॉर्मेलिटीज होती है बच्चों का हेल्थ चेक करने का, बाकी मेडिकल उतना खास नहीं रह गया अब, ठीक है, ओके। उसके बाद आर के मिशन में बेसिक साइंस को भी पूछता है, साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपका, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके नेतरहाट में भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें साइंस के क्वेश्चन नहीं है। मतलब हमने क्या समझा, हमने मैथ्स समझा कि मैथ्स अपने बच्चे को करवाना ही करवाना है, लैंग्वेज अपने बच्चों को करवाना ही करवाना है, जनरल नॉलेज अपने बच्चों को करवाना ही करवाना है अगर आप चाह रहे तो। अब ऐसा थोड़ी कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आर के मिशन की तैयारी नहीं हो रही है। आपने मान के चलो नेतरहाट की आपने तैयारी करवा दिया, बच्चे को हिंदी बहुत अच्छे से हमने सिखा दिया, मैथ्स बहुत अच्छे से सिखा दिया, तो ये मैथ्स तो यहाँ भी काम आ रहा है, यहाँ पे भी काम आ रहा है, यहाँ पे भी काम आ रहा है, यहाँ पे भी काम आ रहा है, सब में आ रहा है। मैथ्स की तैयारी तो बच्चे को ऐसे ही हो गया, है ना। अगर बच्चे को मैंने मेंटल एबिलिटी 20 टॉपिक करवा दिया है, इसी में से 10 टॉपिक इसका यहाँ पे है, बाकी इसका ये सारी तैयारी हो गए आपके सेम टू सेम, है ना। इस बात को पहले समझिए आप लोग। विज्ञान की पढ़ाई कर लिए, अगर वो आर के मिशन की तैयारी कर रहा है तो यहाँ बेसिक साइंस की तैयारी हो गई। इसमें विज्ञान नहीं पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें विज्ञान नहीं पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत तो जनरल नॉलेज में विज्ञान भी आता है, ये भी तो बात है, और सामान्य ज्ञान तो सब में है ना। बस आपकी समझ का फर्क है कि आप इस चीज़ को कैसे समझ पा रहे हैं। मैं जो आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर आपको क्लियर हो गया है कि आप अपने बच्चों को कैसे तैयारी करवा सकते हैं, फिर तो बहुत बेटर है। एक आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं आज की क्लास में। हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब खास करके मैं यहाँ पे अपने चैनल पे एक मैथ्स की ना, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, 0 to हीरो, ठीक है, 0 to हीरो। जहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है, बच्चों ने मैथ्स की क्लास की बहुत डिमांड करी हमसे कि सर एक बार मैथ्स की ना बेसिक से आप स्टार्ट करके हमें पूरा मैथ्स सिखा दीजिए। तो सोचा क्यों ना इसी का हम आप लोग के साथ में मिक्सअप कर दें, है ना। 0 to हीरो मतलब ऐसा बच्चा जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, या फिर मैथ्स की क्लासेस आपको आप देने के बारे में सोच रहे अपने बच्चों के लिए, तो आपको एक पूरी बैच हम यूट्यूब पे फ्री लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारा क्या रहेगा, जब भी हम किसी टॉपिक को छेड़ेंगे, मतलब जिस टॉपिक को हम ले करके आएंगे, उस टॉपिक को लाने के बाद, जैसे मान के चलो हमने नंबर सिस्टम उठाया, ठीक है, तो नंबर सिस्टम का हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, है ना, नंबर सिस्टम को हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसी नंबर सिस्टम में जेएनवी में कैसा क्वेश्चन आया था, इसी नंबर सिस्टम में सैनिक स्कूल में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है,
इसी नंबर सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा सैनिक स्कूल के अलावा जो नेतरहाट वगैरह है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और एक बेहतरीन क्लास आपको हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक पूरा एक फाउंडेशन बैच होगा, बिल्कुल जीरो से चीज़ों को आप सीख सकते हैं। और ये डेली शाम को हम क्लास लेंगे, शाम को 6 बजे। ठीक है, आप इसके लिए रेडी रहिएगा 6 बजे से लेकर के, ये टाइम बदल भी सकती है, 8 बजे से 9 बजे तक भी हो सकता है रात को। ठीक है, लेकिन उसको हम आपका जैसे डिमांड होगा उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम टाइम चेंज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल 6 to 7 के बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, ये टाइम के बारे में इसमें कंप्लीट मैथ्स हम सिखाएंगे आपको। अपने बच्चों की तैयारी किसी भी स्कूल में करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से तो मैथ्स हम बिल्कुल करवा देंगे। एक हमारा जो बैच चल रहा है वो नेतरहाट का बैच चल रहा है एप्लीकेशन में, नेतरहाट विद्यालय का स्पेशल बैच है, जिसको अगर आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो मात्र हम 1999 रुपया में करवा रहे हैं। उसमें 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन टीम है, हर टीचर अपने आप में बेहतर है ना, जो आपके बच्चों को हाथ पकड़ के बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी एक अनाउंसमेंट 2-3 दिन पहले ही किया था, नवोदय विद्यालय का बैच। नवोदय विद्यालय का जो बैच है वो हम फ्री ही करवा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ 99 रुपीज़ में। और उसी का मैथ्स यहाँ पे भी कवर होगा इसी में, और साथ में मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज टेस्ट। और ये बैच में भी क्लासेस अपलोड होंगी। उसमें आप इसमें 99 रुपये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर बैच में अगर यूट्यूब पे कर रहे हैं तो फ्री है। बैच में आप कर रहे हैं तो बैच में क्या होगा, आपको क्लासेस भी मिलेंगी, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा। ये सारे चीज़ के लिए आपको बैच के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बैच में थोड़ी सी हमें बैकएंड टीम को भी पेमेंट करनी होती है, इसीलिए मैं थोड़ी सी चार्ज ले रहा हूँ, बाकी GST वोस्टी भी रहता है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया पूरा चीज़। मैं ये सारी चीज़ आपको करवा सकता हूँ, और ये वीडियो आप उन लोगों तक पहुँचा दीजिए जिसकी इसकी ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है ना। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहते हैं, इन्हीं स्कूल के बारे में बेहतरीन और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और किस स्कूल के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप ज़रूर टाइप कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का हम जवाब दें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू रैपिड एकेडमी अगेन।